Hello students, welcome to 5 CMA classes in collaboration with City Model College। आज हम लोग क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉस को पढ़ रहे थे। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके एप्लीकेशंस, फिर गॉस लॉ और गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को पढ़ा था। आज उसी कड़ी में कुछ और गॉस लॉ के एप्लीकेशन देखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कैपेसिटेंस की ओर मूव करेंगे अगले टर्न पे। तो आगे देखते हैं गॉस लॉ के कुछ और एप्लीकेशंस जो हमें करने हैं। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाली थी किसी चार्ज सीट की वजह से, और जो हमारी निकल कर आई थी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जो सिग्मा थी ये चार्ज की डेंसिटी थी, यानी पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज था। तो ऐसी चार्ज सीट के नियर बाय किसी पॉइंट पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को निकाला था। आज हम बात करेंगे कंडक्टिंग सीट का। अभी हमने बात करी है चार्ज सीट की, अब हम बात करेंगे किसी चार्ज कंडक्टिंग सीट की। तो इस तरह से आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग सीट निकालेंगे। यानी जब किसी कंडक्टर को एज ए सीट हम लेते हैं और उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस चार्ज की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। हमको पता है किसी कंडक्टर को जब हम कोई चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके चारों तरफ उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी यदि ये सीट है कंडक्टिंग और इसकी कुछ थिकनेस है तो इसके इस साइड भी चार्जेस हैं और यही चार्जेस इसके इस साइड पर भी होंगे। तो ऐसी कंडक्टिंग चार्ज सीट पर उसके नियर बाय किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को निकालनी। तो सपोज कि इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है इस कंडक्टिंग सीट के चारों ओर। क्यों? क्योंकि जो चार्ज है वो उसके आउटर सरफेस पे है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। और कंडक्टिंग सीट के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती। उसका रीजन कि ये दोनों प्लस चार्ज एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहाँ पर कैंसिल कर रहे होंगे, इसलिए कंडक्टिंग सीट के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी, लेकिन इसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। अब यदि इस कंडक्टर पे जो चार्ज है उसकी जो डेंसिटी यदि वो सिग्मा हो, जैसा कि पिछले केस में लिया था, तो इसके नियर बाय किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है। तो कोई पॉइंट चूज करते हैं हम लोग, जैसे ये कोई पॉइंट P चूज किया, यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन वही होगी क्योंकि सरफेस के बाहर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसलिए इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस डायरेक्शन में है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। ऐसा गॉसियन सरफेस जो इस पॉइंट P को होकर जाता हो और उस गॉसियन सरफेस के जो सरफेसेस हों वो इस तरह से हों कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस के पैरेलल हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि गॉसियन लॉ या गॉस सरफेस हमेशा हम सिमेट्रिकली यूज करते हैं और वहीं पर हमारा गॉस लॉ हेल्पफुल हमको होता है। तो यहां पर इस पॉइंट P को लेकर जिस तरह से पिछले केस में हमने चार्ज सीट पर एक सिलेंडर ड्रा किया था, यहां पर भी उस चार्ज सीट की तरह एक सिलेंडर ड्रा करेंगे और उस सिलेंडर के एज पर यानी उसके सरफेस पे जो टॉप सरफेस होगा उस पर वो पॉइंट हमारा लाई करेगा उस सरफेस में। तो अब उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हमें गॉस लॉ इस सिलेंडर को, जिसको हमने गॉसियन सरफेस के रूप में ड्रा किया है, इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो गॉस लॉ का मेथड है उसको अप्लाई करना होगा। तो किस तरीके से हम लोग करेंगे, हम लोग जानते हैं कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स इक्वल होता है टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो टोटल चार्ज जो गॉसियन सरफेस के अंदर होता है। जैसे कि यदि ये गॉसियन सरफेस है तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर सिर्फ इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर का चार्ज ही इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। उसकी वजह से जो टोटल फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा उस गॉसियन चार्ज सरफेस के अंदर के चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो अब इसका फ्लक्स निकालें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो गॉसियन सरफेस बना है, इस गॉसियन सरफेस के सिलेंडर का साइज है और सिलेंडर के शेप में दो तरह के सरफेसेस होते हैं, एक तो लेटरल सरफेस होता है और एक उसके साइड और आउट आपके साइड के सरफेसेस होते हैं, जिसको आप टॉप बॉटम सरफेस कह सकते हो। तो जो टॉप बॉटम सरफेस है वो तो सर्कुलर एरियाज हैं, सर्कुलर सरफेस है, और एक आपका लेटरल सरफेस है उसके साइड वाला। तो जो लेटरल सरफेस है
आप पाएंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो उस लेटरल सरफेस के पैरेलल है। या ये कहें कि यदि हम लेटरल सरफेस पे कोई सरफेस एरिया लेना चाहें, इस तरह से कोई स्मॉल सरफेस एरिया लें ds, तो उस ds की जो डायरेक्शन होगी, उस ds की जो कोई डायरेक्शन यदि हम लेते हैं यहां पर, तो ये डायरेक्शन आपकी जो सरफेस एरिया होगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर की ओर है। तो गॉसियन सरफेस जो सिलेंडर है हमारा, उसके लेटरल सरफेस पे कोई भी स्मॉल एलिमेंट एरिया का लेते हैं तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा 90 डिग्री पर होगा। तो इस तरह से लेटरल सरफेस पे, यानी जो पैरेलल सरफेस है आपका जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है, उस लेटरल सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा E डॉट ds, और यहाँ E ds के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो इस तरह से जो टोटल फ्लक्स लेटरल सरफेस से पास हो रहा है वो जीरो पास हो रहा है। तो अब कौन सा सरफेस बचता है? अब केवल आपके साइड के एजेस बचते हैं। जो साइड का सरफेस होता है वो आपका केवल सरफेस बचता है। अब वहां पर आप देखेंगे वो जो सरफेस है साइड वाला, उस साइड वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास हो रही है। यानी यदि साइड वाले सरफेस में हम कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं इस तरह से, तो वो जो ds होगा, वो ds और इलेक्ट्रिक फील्ड ये आप पाएंगे ये दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला जो सरफेस है वहां पर कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट लें ds, तो वो एरिया वेक्टर और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो एक सर्कुलर एरिया सरफेस ये होगा, एक सर्कुलर एरिया सरफेस इसके जस्ट पीछे होगा। तो आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से केवल इस सरफेस एरिया से निकल रही हैं और पीछे वाले सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं निकल रही। इसका मतलब जो टोटल फ्लक्स होगा ना तो वो लेटरल सरफेस से है, ना वो आपके बैक वाले सर्कुलर सरफेस से है, सिर्फ आगे वाले सर्कुलर सरफेस से है। और वो कितना होगा? E डॉट ds और उसका इस सरफेस के लिए इंटीग्रल। तो इस तरह से आपका जो साइड फेसेस हैं, यानी जो साइड फेस है वो भी इस तरफ वाले से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और उसको निकालने के लिए हम E डॉट ds का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये E हो गया और ds हो गया उस फेस पर एक स्मॉल एलिमेंट। तो E डॉट ds जब अप्लाई करेंगे तो दोनों आपके सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में है तो वो E डॉट ds ही लिखा रहेगा, क्योंकि E डॉट ds को ओपन करेंगे तो E ds cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि cos 0 1 होता है और यहाँ पर एंगल जो है इन दोनों के बीच का वो 0 है। तो इस तरह से जो टोटल फ्लक्स हुआ केवल एक साइड से हुआ, बाकी सारी साइड से फ्लक्स आपका 0 है। लेटरल साइड पर आपका सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री है इसलिए 0 है, जबकि पीछे वाली जो साइड फेस है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ही नहीं इसलिए वहां 0 है। इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और एरिया वेक्टर भी है और वो सेम डायरेक्शन में है, इसलिए टोटल फ्लक्स केवल इस तरफ है। और इस तरह से जो टोटल फ्लक्स हो गया एज गॉस लॉ वो इक्वल हो गया आपके टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। अब टोटल चार्ज कितना होगा? यहां पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। यदि इस सरफेस एरिया को हम s कहें तो यहां पर जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया? सिग्मा इंटू एस हुआ, क्योंकि सिग्मा का मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट एरिया पर चार्ज। और ये इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है? सपोज यदि वो s है तो यहां पर टोटल चार्ज हो जाएगा s इंटू सिग्मा। इस तरह से q की जगह आप सिग्मा इंटू एस लिख सकते हैं, जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पर आपका चार्ज इस जगह पर अप्लाई है आपके गॉसियन सरफेस के अंदर। अब इसको और ओपन कर देते हैं, तो E डॉट ds को सिंपली E डॉट s लिख देंगे। क्यों? क्योंकि E तो कांस्टेंट है हर जगह पर, तो E तो कॉमन हो गया। इंटीग्रल ds का मतलब हो गया इस स्मॉल एरिया जैसे जितने भी एरिया वेक्टर हैं सबका सम, और वो सबका सम हो जाएगा या क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसको हमने s कहा है वो इंटीग्रल ds के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से इंटीग्रल ds हो गया टोटल एरिया s और इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से दोनों s कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह से आपका जो E आ जाएगा वो E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपने देख लिया कि कंडक्टिंग चार्ज शीट की वजह से किसी भी साइड पर उसके नियर बाय पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वही यदि सिंपल चार्ज शीट है तो उसके दोनों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी आपकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो लास्ट टर्म में हम लोग कंडक्टिंग शीट। यदि हम दो कंडक्टिंग शीट लें, यदि वो चार्ज हैं
तो उनके बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे एज पर गॉस लॉ। सपोज ये दो हमारी कंडक्टिंग शीट्स हैं और इन पर कोई चार्ज है, सपोज इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो अपोजिट साइड पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, इस तरह से, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इमिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग निकालना चाहते हैं। अच्छा, अब इन प्लेट्स पर चार्ज है तो क्या इनके बाहर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी? यदि आप उसको देखना चाहें तो सपोज ये कोई बाहर का पॉइंट है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहते हैं। तो यदि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहते हैं तो हमें इस कंडक्टिंग शीट के इस सरफेस पर कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा और उस गॉसियन सरफेस के सरफेस पे जब ये पॉइंट होगा और उस गॉसियन सरफेस पे हम गॉस लॉ लगाकर चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर कितनी है। तो सपोज कोई हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो आप पाएंगे गॉसियन सरफेस के अंदर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। जब गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं है, और जब कोई फ्लक्स नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि E डॉट ds तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस गॉसियन सरफेस के लिए हम गॉस लॉ लगाते हैं तो यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E मान भी लें कि सपोज यहाँ पर इस तरफ इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड E है और जो गॉसियन सरफेस है वो ds है, और यहाँ पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए गॉस लॉ का फॉर्मूला लगाएं कि इस तरफ के गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और Q यहाँ इस गॉसियन सरफेस पे कुछ नहीं होगा क्योंकि इस एज पर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, जिस वजह से जो Q जीरो है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा और इस वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। तो इसलिए आपके कंडक्टिंग शीट के इस तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज पर गॉस लॉ नहीं होगी। यदि हम दूसरी तरफ से देखें तो इस प्लस चार्ज की वजह से सपोज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E प्लस होगी तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से एक दूसरी इंटेंसिटी होगी E माइनस, और दोनों ही इक्वल चार्जेस होते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं, और नियर बाय पॉइंट पर दोनों के द्वारा ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होगी जो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। इस तरह से भी यहाँ पर कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। तो चाहे आप गॉस लॉ के गॉसियन थ्योरम से आप देखना चाहें तो भी इस कंडक्टिंग शीट के इस तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, और यदि आप इंडिविजुअली प्लस और माइनस चार्ज को कंसीडर करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहें तो भी यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। ऐसे ही इस तरफ के पॉइंट के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका कोई पॉइंट ले रहे हैं तो इस पॉइंट के लिए भी हम गॉसियन सरफेस इस तरफ ड्रा करते हैं तो आप पाएंगे यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है जो यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है तो इसलिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आपके इस सरफेस पे भी कोई चार्ज नहीं है इसलिए कोई फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स जीरो होगा तो E आपकी जीरो होगी, यानी एज पर गॉस लॉ इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। हम यदि इंडिविजुअल चार्जेस की बात करें तो आप पाएंगे कि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E माइनस होगी तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इंटेंसिटी आपकी E प्लस होगी, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो इस तरह से यहाँ पर भी इस इंडिविजुअल चार्जेस को देखेंगे तो भी हम पाएंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सीट के इस तरफ जीरो है। अब यदि हम अंदर की बात करते हैं, अंदर के पॉइंट के लिए, तो आप पाएंगे सपोज कोई पॉइंट इन दो कंडक्टिंग चार्ज सीट के बीच में है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो इस तरफ की पॉजिटिव चार्ज सीट की वजह से भी होगी और इस तरफ की नेगेटिव चार्ज सीट की वजह से भी होगी। और हमको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर बाय होती है वो होती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अब यदि हम गॉसियन लॉ से भी देखें तो हम पाएंगे यदि हम गॉस लॉ के लिए गॉसियन सरफेस बनाते हैं इस पॉइंट के लिए तो आप पाएंगे यहाँ पर चार्जेस हैं, इसका मतलब यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स होगा, और जब फ्लक्स होगा तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से E प्लस होगी, ऐसे नेगेटिव चार्ज की वजह से देखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज पर गॉस लॉ भी होगी, और सपोज वो कितनी होगी E माइनस होगी। तो इस तरह से दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो रही हैं तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो जाएगी। अब E प्लस और E माइनस यानी प्लस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और नेगेटिव चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं
कि ई प्लस की वजह से होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ई माइनस की वजह से भी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों सरफेसेस पे आपका चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बट अपोजिट इन वैल्यू। तो इस तरह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस पे भी होगा इसके चार्ज की वजह से, वो भी सेम डायरेक्शन में है, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। नेगेटिव है तो टूवर्ड्स होगा और ये पॉजिटिव है तो अवे होगा। इस तरह से दोनों एफ की एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो जाएंगी। तो नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का सम हो जाएगा और इस तरह से E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है आपके दो पैरेलल प्लेट चार्जिंग शीट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपको इस तरह से याद रखनी है। ओके, तो अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। कि सपोज कोई स्फेरिकल सेल है आपका, उस पर कोई चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। सपोज उसकी रेडियस r है और उस स्फेरिकल सेल के बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हमने क्या किया, ये हमारा कोई स्फेरिकल सेल है जिस पर की यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और वो चार्ज की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, यानी इसके सरफेस पे जो चार्ज है पर यूनिट एरिया वो है आपका सिग्मा। अब इसकी रेडियस r है जैसा कि हमने ले लिया हुआ है। अब इसके आउटसाइड किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। तो सपोज ये कोई पॉइंट P है जिस पर हम स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालेंगे। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले ही हम लोग कूलम्ब्स लॉ चैप्टर में निकाल चुके हैं, लेकिन यहां पर हम इसको गॉसियन सरफेस को ड्रा करके करेंगे। तो इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो एज पर गॉस लॉ हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है उस पॉइंट को लेकर हम अपने सरफेस के चारों ओर, अपनी चार्ज बॉडी के चारों ओर एक गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। और हमेशा गॉसियन सरफेस जो ड्रा करते हैं वो सिमेट्रिकल शेप में होना चाहिए। तो किसी चार्ज स्फीयर के चारों ओर का जो सिमेट्रिकल शेप होगा वो भी क्या होगा, वो भी स्फीयर ही होगा। तो इस पॉइंट P को लेकर हमने एक स्फीयरिकल सरफेस ड्रा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ क्या है कि इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कौन सा टोटल चार्ज, जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर होगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं कि सपोज आपने जो पॉइंट P लिया है, यहां पर कोई एरिया वेक्टर है, कोई सरफेस एरिया ले लिया स्मॉल ds। तो ये तो हो गया आपका एरिया वेक्टर, और क्योंकि ये पॉइंट सिमेट्रिकल सरफेस पे है तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की ओर होगी, आउटवर्ड, यानी ds और E आपकी सेम डायरेक्शन में होंगे। एरिया वेक्टर तो आउटवर्ड होता ही है और पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी आउटवर्ड होगी और हमेशा इसके पैरेलल होगी, ठीक है। क्योंकि ये सिमेट्रिकल सरफेस पे है तो हर सिमेट्रिकल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हर जगह एक जैसी होगी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। तो इस तरह से यहां पर हम गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं। तो E डॉट ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डॉट ds तो यहां का फ्लक्स हो गया और E डॉट ds का इंटीग्रल कर लें तो इस जैसे टोटल सरफेस एरिया का फ्लक्स हो गया, इंटीग्रल E डॉट ds। और टोटल सरफेस एरिया का जो फ्लक्स होता है वो एज पर गॉस लॉ इक्वल होता है टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो लेट टोटल चार्ज इनसाइड कितना है, Q है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व करेंगे। Q की वैल्यू तो हम बाद में निकाल सकते हैं, कैसे कि इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सपोज सिग्मा है, इसका सरफेस एरिया कितना है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो चार्ज कितना हो गया, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तो इसको हम लोग बाद में वैल्यू चार्ज की यहां पर पुट कर सकते हैं। पहले हम सॉल्व करेंगे E डॉट ds को। अब E डॉट ds को सॉल्व करेंगे तो ds और E तो सेम डायरेक्शन में है, इसको ओपन करेंगे तो E ds cos थीटा आ जाएगा। थीटा यहां पर 0 है तो E ds cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन साइन में E तो कॉमन हो गया, इंटीग्रल ds का मतलब हो गया ये जो आपने स्मॉल एलिमेंट लिया था, इंटीग्रल ds का मतलब हो गया इस जैसे जितना भी सरफेस एरिया होगा सबका सम, यानी S। और S यहां पर क्या हो जाएगा, टोटल 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई R स्क्वायर होता है। तो जो आपका गॉसियन सरफेस है वो एक गॉसियन स्फीयर है जिसका रेडियस R है। तो इस ds की जगह आप क्या लिख लेंगे,
आप इस ds की जगह लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रल ds का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा गॉसियन सरफेस का 4 पाई r स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी वो आप निकाल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब Q की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, तो मैंने अभी पीछे बताया था कि Q का मतलब है इस गॉसियन सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज कहाँ है, टोटल चार्ज आपके इस स्फेरिकल सेल पे है। वो कितना होगा, यूनिट एरिया पे सरफेस चार्ज कितना है, डेंस सिग्मा, तो पूरे सरफेस पे कितना होगा, ये जो पूरा सरफेस है आपका ये कितना है, ये 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर है। तो इस तरह से जो Q होगा वो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सरफेस एरिया टोटल इंटू पर यूनिट सरफेस एरिया पे चार्ज यानी सिग्मा। इस तरह से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, Q की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा। यहां से आप 4 पाई कैंसिल कर लेंगे तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। यानी किसी स्फेरिकल सेल से जिसके ऊपर सिग्मा चार्ज डेंसिटी होगी उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्फेरिकल सेल से बाहर के किसी पॉइंट के लिए हो गई। अब यदि सरफेस पे यही पॉइंट यदि इसके खुद के सरफेस पे हो तो क्या हो जाएगा, जो आपका ये सरफेस एरिया निकालेगे ई डॉट ds निकालोगे, क्योंकि ये सरफेस एरिया फिर यहां लोगे तो आप इंटीग्रल ds निकालोगे तो 4 पाई r स्क्वायर जो आएगा वहां पे जो ये r होगा, ये r अब किसके इक्वल हो जाएगा, चूंकि ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा तो ये r खुद किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। फिर Q रखोगे तो यहां पर भी कैपिटल R आ रहा होगा नीचे वाला, ठीक है, तो वो R आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ऑन द सरफेस पे कोई पॉइंट P है तो वहां पर स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। यानी कोई भी आपका स्फेरिकल सेल है उसके जस्ट सरफेस पे कोई पॉइंट होगा, उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। यदि आप ध्यान दें कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसी कंडक्टिंग सीट के नियर बाय पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, किसके, चार्ज कंडक्टिंग सीट के। तो एक तरह से ये आपको कंडक्टिंग सीट की तरह वो बिहेव करेगा यदि आपका पॉइंट उसके सरफेस पे है या उसके बहुत पास है। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई स्फेरिकल सेल की वजह से उसके सरफेस पे किसी पॉइंट पर। अब यही पॉइंट यदि हम स्फेरिकल सेल के अंदर ले जाएं तो क्या केस हो जाएगा, यदि हम पॉइंट सिर्फ स्फेरिकल सेल के अंदर ले जाते हैं तो हम गॉसियन सरफेस से करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेकर एक हम गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल ड्रा करेंगे। तो जो गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे वो इस पॉइंट को लेते हुए होगा, वो इसके अंदर है। अब इस जगह पर यदि हम गॉस लॉ लगाते हैं तो कि क्या होगा वो, कि टोटल फ्लक्स इक्वल टू होगा टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, जो भी चार्ज है वो सब बाहर के आउटर स्फीयर पे है। तो यहां पर टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 0। तो जब अंदर का टोटल फ्लक्स 0 हो गया क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है तो आपका E भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो टोटल फ्लक्स 0 है, क्योंकि Q 0 है तो ये टोटल फ्लक्स 0 हो गया, तो E भी आपका क्या हो गया, 0। तो इस प्रकार से स्फेरिकल सेल के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, सरफेस पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, और पीछे क्या थी, सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पीछे हम देखें तो पीछे आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आपको हमें लिखना है, वो यहाँ पर लिखना भूल गए तो आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर और 4 पाई R एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट आपका रहेगा तो उसको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर हम इस चीज को लिख दे रहे हैं, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आपका और रहेगा। तो इस तरह से जो टोटल फॉर्मूला आ गया वो आ गया सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये आपका यहाँ के लिए हुआ, और यहाँ के लिए क्या है, यहाँ के लिए आपका तो सिग्मा अपॉन है ही। और इस तरह से आपके स्फेरिकल सेल के लिए टोटल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल आई, बाहर के पॉइंट पे, सरफेस पे और अंदर पे। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ से कूलॉम्स लॉ को ड्राइव करेंगे। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है वो हमको पता है कि किन्हीं दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स
एफ इक्वल होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी चार्जेस के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल और उनकी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वही चीज हम गॉस लॉ से यहां पर ड्राइव करेंगे। कैसे ड्राइव करेंगे? सपोज कोई हमने चार्ज ले लिया Q। अब इस चार्ज Q के पास किसी पॉइंट पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P को लेते हुए एक हम गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे इस तरीके से। तो गॉसियन सरफेस हमने ड्रा कर ली, चूंकि डिस्टेंस r है तो r रेडियस का एक स्फीयर बन जाएगा। अब इस पॉइंट पर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो हम इस प्रकार से कोई एरिया वेक्टर लेंगे, कोई स्मॉल सरफेस एरिया लेंगे ds, और ds का जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा आउटवर्ड होता है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो वो भी बाहर की ओर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो लाइन ज्वाइनिंग होती है उन पॉइंट्स और चार्ज के बीच की अलोंग द लाइन ही हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है अपने गॉसियन सरफेस पे, उस पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। सिमेट्री की वजह से हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपका सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी यहां पर जो हम फ्लक्स निकालेंगे उस फ्लक्स का यदि पूरा इंटीग्रल कर देंगे तो आपका टोटल फ्लक्स इस पॉइंट चार्ज की वजह से निकलने वाला आ जाएगा। तो वो चीज हम यहां पर करेंगे। तो इस स्मॉल एरिया के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, E डॉट ds। E डॉट ds हो गया इस स्मॉल एरिया से निकलने वाला फ्लक्स। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, उसको इंटीग्रल कर लेंगे, और टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होता है, गॉसियन सरफेस के अंदर रखे हुए चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो इस तरह से E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। E डॉट ds को ओपन करेंगे तो क्या होगा, E ds cos थीटा होगा, और यहाँ थीटा क्या है दोनों के बीच में, 0 है, तो आपका E ds हो जाएगा। E कांस्टेंट होता है क्योंकि E आपकी इक्वल सिमेट्रिकल पॉइंट पर है, तो हर जगह E की वैल्यू सेम रहेगी, तो E तो बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, ds, और ds का मतलब हो गया इंटीग्रल ds, यानी सारा सरफेस एरिया। और सारा सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयरिकल में, यदि r रेडियस का हो तो सारा सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो इंटीग्रल ds का मतलब हो गया 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां से E कितना हो गया, तो E आ गया आपका Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई इस पॉइंट पर जो r डिस्टेंस पर है एज पर गॉस लॉ। अब सपोज यहां पर हम कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट लाते हैं, कोई Q नॉट चार्ज इस पॉइंट P पर लाते हैं, ठीक है। अब इस P पर यदि हम Q नॉट चार्ज को लाए हैं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस Q नॉट पर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू Q नॉट E होगा। वैल्यू पुट कर दें Q नॉट और E की, तो Q नॉट की जगह Q नॉट, और E कितनी हमने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो निकाली, तो F कितना आ गया, 1/4πε0 Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। ये फोर्स इस Q नॉट चार्ज पे लग रहा है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और यही आपका कूलम्ब्स लॉ है कि जब कोई दो चार्जेस Q और Q नॉट r डिस्टेंस पे रहते हो तो उन पर एक फोर्स लगता है जो चार्जेस के मल्टीप्लाई और उनकी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो गॉस लॉ से इस तरह से हमने कूलम्ब्स लॉ को प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे कैपेसिटेंस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।